हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पता है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। ये ऑप्शन बेकुरल। तो देखिए, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ तथा इनकी कुछ मात्रक, जिसे देखिए मीटर जो है मूल भौतिक राशि, लंबाई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, समय का ठीक है सेकेंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, तो मूल भौतिक राशि जो है 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो देख लीजिए, तो F बराबर कितना है 1 न्यूटन, D बराबर है 1 मीटर, W बराबर क्या होता है F इंटू डी, यानी कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 1। ठीक है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1 जूल। सी ऑप्शन। कहना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन। तो देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर mg बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, और स्मॉल जी जो है ये गुरुत्व त्वरण है। आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, m1 m2 पिंड का भार है, स्मॉल जी जो है समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वस्तु का भार ऊपर या नीचे जाने पर घटेगा, क्योंकि स्मॉल आर का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा तथा केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो है 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से अधिक। तो वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति सी ऑप्शन अधिकतम। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि सभी स्रोतों की ऊष्मा वायुमंडल में जाती है, जिससे उसकी ऊष्मा प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कहा कि गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। 45 का ए स्थिति। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखाता है, यानी v² माइनस u² बराबर 2as। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध। ठीक है, स्थिति और वेग के बीच संबंध। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाता है। 46 का होगा सी घर्षण। तो देखिए, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। कदा विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। 47 का होगा डी। तो देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से सतह तापमान, सतह की प्रकृति, ठीक है, जैसे पॉलिश, खुरदरा, ठीक है, काला या सफ़ेद, पृष्ठ का प्रसार तथा पृष्ठ का प्रसार तथा
सभी पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट, कहता ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। सी ऑप्शन डेसिबल। ध्वनि वस्तुओं के जो है कंपन से उत्पन्न होती हैं। ध्वनि ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। इसकी तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और इसकी जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापा जाता है। देखिए, कहा कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो ई ऑप्शन, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? बी ऑप्शन, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे रात को नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर जो अपवर्तित होता जाता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। कहता है कि एक मिश्र धातु जो है किसका एक उदाहरण है? तो सी ऑप्शन, ठोस विलयन का। तो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, और प्रमुख प्रकार के विलयन, ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा प्लस जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन जैसे थैलियम, धातु में पारा धातु का विलयन, गैस में ठोस का विलयन तो वायु में कपूर का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन तो जल में एल्कोहल का विलयन, गैस में द्रव का विलयन तो कुहारा। ठीक है, और कुहारा या अमोनिया गैस का जल में विलयन। कारण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? बी ऑप्शन, एंटीमनी। तो उपधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खाली स्थान होते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का है। 54 का बी, ऑक्सीकरण। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा इसकी हाइड्रोजन निकल जाती हैं। दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन वह प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो ए ऑप्शन। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? 56 का सी, यानी धात्विक गुण में कमी। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर
तत्वों के धात्विक गुणों में कमी होती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 57 का हो जाएगा आपको सी। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर जो है क्लोरीन गैस निकलती है, CaO प्लस H2O, ये होगा CaOH का Hal2 प्लस Cl2। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। तथा बेकिंग, देखिए बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? 58 का सी। तो बेकिंग सोडा सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो जल में अल्प विलय होते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने के लिए साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग चपेट की अम्लता कम करने की दवा बनाने में आग बुझाने के यंत्र में किया जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र 59 का हो जाएगा ए। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्रमशः CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 12H2। किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? ए LPG। तो LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। इसमें 50% ब्यूटेन, 45% प्रोपेन और 5% अन्य हाइड्रोकार्बन होता है। कहा कि कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? बी ऑप्शन। तो वसा के पाइसीकरण में यकृत शामिल होता है। पाइसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होता है। तो कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल है? यकृत। लार में मौजूद निम्न से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? ए लार एमाइलेज। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। एंजाइम के कार्य: लाइपेज वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक, ठीक है, यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक। नेक्स्ट, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय मानव शरीर के ग्रासनली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। इसके ऑक्सटिनिक कोशिकाओं से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। मानव रक्त के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? सी ऑप्शन लौह या आयरन। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव है। इसमें लगभग 92% जल तथा 8% प्रोटीन, लवण तथा अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। बी ऑप्शन 300 ग्राम। हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत्त ताल बल संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। हृदय का औसत वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सी ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिराणु तथा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लैंडस्टीनर ने मात्र 3 समूह ए, बी तथा ओ की खोज की। बाद में जो है डी केस्टिलो तथा स्टूलरी ने चौथे समूह AB का पता लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ए ऑप्शन कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन को रीनल लिथियसिस या कैलकुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे 2 मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होती है। सामान्यतः यह क्रिस्टल वृक्क में जो है मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहां से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 के बने होते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान? बी ऑप्शन सिनेप्स। तो न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों में से मिलकर बनती है। तंत्रिका आवेग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्स द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती हैं या नहीं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बी ऑप्शन स्टेपेडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। अतः किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? ए ऑप्शन तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। तो प्रोटीन को आमतौर पर शरीर जो है बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन से समृद्ध स्रोत हैं। कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कहा कि दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो कवकीय। तो देख लीजिए जीवाणु से होने वाले रोग है टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटेनस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी। कवक से है दाद, गंजापन, दम्मा, एथलीट फुट। विषाणु से है डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स। ये सब है वायरस। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? 73 का बी शिलालेखों का अध्ययन। तो देखिए कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी। 74 में है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और जो गन्ने में होती हैं, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रव अनाज, चावल आदि में सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है। तथा निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? बी ऑप्शन सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती है, जिनमें कुछ में यह तापमान के द्वारा होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी को रेप्टाइल्स भी कहते हैं। इसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली आते हैं।
पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है। यह है हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका जो है अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन। तो देखिए शैवाल थैलोफाइटा होते हैं, महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। और वैज्ञानिकों ने महासागरों में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन के अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। निम्नलिखित में से कौन से एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं? सी तरबूज और पपीता। तरबूज और पपीता में एकलिंगी पुष्प होते हैं। एकलिंगी पुष्प के अन्य उदाहरण सरसों, सूरजमुखी इत्यादि हैं। एकलिंगी फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्थिकेसर में से केवल एक ही भाग होते हैं, जिनमें दोनों पुंकेसर तथा स्थिकेसर होते हैं, उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? पौधे की जड़ें सी ऑप्शन, यानी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकोशों से। पौधे की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु कोशों से प्राप्त करती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? ए ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। तो वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण या पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में वातावरण में निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।